पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में कौन कौन से प्लेयर रिटेन होंगे। आज की वीडियो में हम हर फ्रेंचाइज में से तीन तीन प्लेयर रिटेन करेंगे अपने मुताबिक। आज 15 जनवरी है और मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि आज की डेट तक ये डिसाइड नहीं किया पाकिस्तान सुपर लीग ने कि एक प्लेयर रिटेन होगा, दो प्लेयर रिटेन होंगे या तीन प्लेयर रिटेन होंगे। और हम अगेन कहते हैं कि हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग हैं, ये लोग कहते हैं। और 30 जनवरी को ही आपका इवेंट होना है, जो कि मुझे लगता है कि ड्राफ्ट ही होगा, क्योंकि ऑक्शन के लिए टाइम बहुत कम रह गया है। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट ड्राफ्ट की तरफ चीजें जाती ही नजर आ रही हैं। अच्छा, हर फ्रेंचाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे मुताबिक कौन कौन से प्लेयर पीएसएल की 6 फ्रेंचाइजों को रिटेन करने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। और एज सच कोई मुश्किल नहीं था वो प्लेयर्स की लिस्ट निकालना कि कौन सी फ्रेंचाइज किसको रिटेन कर सकती है। हां, एक टीम को बहुत मुश्किल होने वाली है और वो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर की टीम है। तो हम 1 बाय 1 शुरू करेंगे। 5वें नंबर पे आके ना आपने भी फंस जाना है और मैंने भी फंस जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल हमारे लिस्ट में 5वें नंबर वाली टीम को होनी है कि भाई साहब हम कौन से तीन प्लेयर्स को रिटेन करें, क्योंकि वाकई ही उनके लिए बहुत मुश्किल है। और चलो अभी मैं ज्यादा हिंट उसका नहीं दूंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले हम पेशावर जल्मी की बात कर लेते हैं। शुरू में ही पेशावर जल्मी की बात कर लेते हैं। एक मखसूस तबका इंतजार कर रहा होता है ना, तो मखसूस तबके की टीम की बात करके जरा इस टीम को साइड पे करते हैं, ताकि उसके बाद हम आराम से वीडियो अपनी एंजॉय कर पाए। अच्छा, पेशावर जल्मी को जिन तीन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, नो ब्रेनर, सोचने की जरूरत ही नहीं है पेशावर जल्मी, और बहुत ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना। पेशावर जल्मी, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। आप इन तीन प्लेयर्स को रिटेन करो, आप अच्छी परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। अच्छा, प्लेयर्स का नाम बताने से पहले यह मैं आपको बिल्कुल शुरू में बता देता हूं कि जिन नामों का मैं यहां पे जिक्र करूंगा उसमें मेरी मर्जी भी शामिल है, और जो इस टाइम सूरत हाल बनी हुई है, यानी जरूरी नहीं है कि एक प्लेयर, फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है एबीसी, वो रिटेन होना चाहता है, तो हम ओवरऑल बात करेंगे। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो रिटेन नहीं होना चाहते, जो चाहते हैं कि हम किसी दूसरी फ्रेंचाइज में जाएं। तो अगर मैंने किसी स्पेसिफिक प्लेयर को एक टीम में फॉर एग्जांपल नहीं रखा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मर्जी है कि ये प्लेयर इस टीम में ना हो। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्या पता वो प्लेयर चाहता ही ना हो कि मैंने इस टीम में खेलना है। आगे जाके वीडियो में आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी बात। अच्छा, पेशावर जल्मी, सबसे पहले आपको आंखें बंद करके जिस प्लेयर को रिटेन करना है, माज सदाकत। अगर पेशावर जल्मी ने पहला नाम माज सदाकत ना लिखा तो ये सिंसियर नहीं है अपनी फ्रेंचाइज के साथ, ये नहीं जीतना चाहते। माज सदाकत एक ऐसा टैलेंट है जो कि माशाल्लाह अपनी पीक पे जाता जा रहा है, और हमारी दुआ है माज सदाकत के साथ कि अभी वो मजीद बुलंदियां देखे, मजीद कामयाबियां देखे, और क्रिकेट को एक मजाक बना के छोड़ दे। वो कभी कभी होता है ना कि कोई बैटर एक ऐसी पीक पे चला जाता है कि दुनिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है, यार ये तो इसने बैटिंग को इतना आसान बना दिया, ये तो मतलब मजाक ही हो गया जिस तरह ये बंदा बैटिंग करता है। और ये एक जमाने में विराट कोहली पे टाइम आया था जब वो अपनी पीक पे थे, वो बैटिंग को इतना आसान कर दिया था उस बंदे ने, क्या क्या शॉट्स वो मारते थे। तो माज सदाकत के अंदर भाई साहब वो टैलेंट मौजूद है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो आप जिन प्लेयर्स को रिटेन करो वो आपके लॉन्ग टर्म प्लेयर होने चाहिए। तो माज सदाकत पेशावर जल्मी की तरफ से मेरा पहला प्लेयर है जो पेशावर जल्मी को रिटेन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक बॉलर है पेशावर जल्मी। आई थिंक ये बॉलर इस टाइम अच्छे रिदम में है और ये डेथ ओवर्स में आपको मैच निकाल के देगा। मेरा ख्याल है आप में से ट्रू पेशावर जल्मी फैंस ने ये गेस कर लिया होगा कि मैं किस बॉलर की बात कर रहा हूं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अहमद दानियाल। अहमद दानियाल ने
तो आखिरी ओवर किया, फिर सुपर ओवर में वो बॉल करने आए, इतना इंप्रेस किया है अहमद दानियाल ने। और आपको अगर आप क्लोजली अहमद दानियाल की बॉलिंग को मॉनिटर करो तो आपको एक चीज बड़ी फ्रीक्वेंट नजर आती है कि इस लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो डेथ ओवर्स में कप्तान से जबरदस्ती बॉल पकड़ लेते हैं और मैं कर लूंगा, और कुछ होते हैं जो छुप जाते हैं। उन्होंने खड़ा किता होंदा है फाइन लेग ते ਉਹ डीप फाइन लेग ਤੇ चले ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि मैनू ना ही ओवर दियो तो चंगी गल है। तो अहमद दानियाल इज ए करैक्टर जो करके दिखाना चाहता है। मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती होगी पेशावर जल्मी के फैंस के साथ, क्योंकि पेशावर जल्मी की बॉलिंग टू बी ऑनेस्ट कभी मुझे एक परफेक्ट बॉलिंग किसी भी सीजन में नहीं लगी। कोई ना कोई लूप होल इनकी बॉलिंग में होता है। तो अहमद दानियाल को आपको रिटेन करना चाहिए। ये हो गया मेरा दूसरा प्लेयर। तीसरा प्लेयर पेशावर जल्मी की टीम में मुझे लगता है जो ये रिटेन करेंगे, बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम उनकी फ्रेंचाइज का फेस है। बाबर आजम के नाम के ऊपर पेशावर जल्मी स्पॉन्सर पकड़ता है, अपनी टीम की एक वैल्यू बनाता है, और दुनिया की हर T20 लीग की हर फ्रेंचाइज को एक बड़ा फेस चाहिए होता है जिसके ऊपर उन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे बनाने हैं। मिसाल के तौर पे आप अभी बिग बैश में देख लो, सिडनी सिक्सर्स ने जो बाबर आजम को ऑन बोर्ड किया उसके ऊपर उन्होंने कितने पैसे बनाए। उन्होंने स्टैंड बना दिए, टिकटें बेच ली, अपने सोशल मीडिया चला लिए। तो हर फ्रेंचाइज को एक आधा ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो उनकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाए। और क्या बाबर आजम पेशावर जल्मी की या किसी भी फ्रेंचाइज की ब्रांड वैल्यू को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाते हैं? इसका जवाब कल भी हां था, इसका जवाब आज भी हां है। ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का ताल्लुक और जो बाबर आजम की फैन फॉलोइंग है उसका फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर आजम अगर अल्लाह ना करे आने वाले 10 मैचों में अगर 0 पे भी आउट हो जाता है तो फिर भी लोग टिकट खरीद के बाबर आजम को देखने आएंगे। ये है जो उसने अपनी इज्जत अर्न की है। ये जो इज्जत है ना, ये आप पैसे देके नहीं खरीद सकते। ये जो बाबर आजम को हजारों की तादाद में लोग देखने आते हैं, जितने लोग आज तक देखने आए हैं उनको आप मिला लें तो लाखों लोग बाबर आजम को देखने आ चुके हैं ग्राउंड में और आते रहेंगे। ये इज्जत पैसे देके नहीं कमाई जाती, ये इज्जत होती है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। तो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। कोई भी फ्रेंचाइज होगी वो आंखें बंद करके बाबर आजम को अपने साथ रखेगी। अगेन, इसका ताल्लुक उनकी फॉर्म के साथ नहीं है, ब्रांड वैल्यू के साथ है। तो पेशावर जल्मी के 3 खिलाड़ी जो मुझे लगता है ये रिटेन करेंगे, मास सदाकत, अहमद दानियाल एंड बाबर आजम। साइम अयूब का भी लोग शायद नाम सुनना चाह रहे होंगे, मोहम्मद हारिस का भी लोग नाम सुनना चाह रहे होंगे। पेशावर जल्मी में मेहरान मुमताज भी है नीचे। देखिए, क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी पेशावर जल्मी में जिन प्लेयर्स का नाम हमने नहीं लिया, हो सकता है कि ड्राफ्ट में वो 3-4 अपने प्लेयर फिर उठा लें। वो एक दफा लाहौर कलंदर्स ने भी तो यही स्मार्ट खेला था ना, फखर को रिलीज करके दोबारा उठा लिया था। तो ये चीजें चलती रहती हैं। एंड अगेन मुझे लगता है कि ये कहानी ड्राफ्ट की तरफ ही जानी है। अच्छा, साइम पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, आज से नहीं, मैं आपको कोई 3 महीने से बता रहा हूं कि साइम अयूब पेशावर जल्मी से नहीं खेलना चाहते। और ये मेरा कोई तुक्का नहीं है, ये ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स मेरे हाथ लगे हैं। और अभी भी मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको वो वजूहात बता सकूं। जिस दिन PSL का ऑक्शन, ड्राफ्ट, कुछ भी कह लो, जो भी होगा, जिस दिन वो होगा उस दिन हम उस इवेंट पे इंशाल्लाह लाइव करेंगे। लंबा लाइव होगा, 7-8 घंटे का, जितनी देर वो इवेंट चलेगा। और जब साइम अयूब पिक हो गया, आई थिंक उस टाइम मैं आपको खुल के बता दूंगा कि क्या वजह थी। और काफी लोगों को बुरी लगेगी वो बात, लेकिन दैट वुड बी द राइट टाइम आपको बताने के लिए कि क्या वजह थी कि साइम क्यों नहीं जल्मी से खेलना चाहता। अभी भी जल्मी के हाथ में एक ऑप्शन है, जल्मी उसकी बात मान ले, जल्मी को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पेशावर जल्मी इस पोजीशन में है कि वो उसकी बात माने। एनीवेज, अगली फ्रेंचाइज की तरफ चलते हैं। मेरा घर, मेरा शहर, मेरा होम सिटी लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर भाई साहब, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब आप किसी 5 साल के बच्चे को भी कह देंगे ना कि लाहौर कलंदर के 3 प्लेयर रिटेन करने हैं, जो पहले 2 नाम वो लिखेगा ना, वो पहला नाम होगा शहीन शाह अफरीदी,
और दूसरा नाम होगा हारिस राउफ। अच्छा, ये दो नाम तो बड़े आसान थे। तीसरे नाम पे मेरे दिल ने कहा सिकंदर रजा बट। लेकिन एक चीज आपको रिटेंशन में ना अपने दिमाग में रखनी है कि जो प्लेयर आप रिटेन कर रहे हो, आपने प्लेयर्स की एज भी देखनी है कि जिन प्लेयर्स को हम रिटेन कर रहे हैं क्या ये लॉन्ग टर्म में इनकी एज इनका साथ देगी। और इसको अनफॉर्चुनेटली प्लेयर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सिकंदर रजा मैं लिखना चाहता था तीसरा नाम, लेकिन मैंने लिख के सिकंदर रजा का नाम मिटाया है। हो सकता है कि वो उसको बाद में फिर पिक कर लें। वेरी हैंडी ऑलराउंडर, अभी भी ऐसे 20 में उसने मैच परसों फिनिश किया है, तो उनकी एबिलिटीज पे तो हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिटेंशन 3 है ना। तो जो तीसरा नाम मैंने सिकंदर रजा बट की जगह लिखा है वो है नईम। लंबी रेस का घोड़ा और यंगस्टर अगर ये रिटेन ना करें फ्रेंचाइज वाले तो मेरा ख्याल है बड़ा अफसोस है। और हमने अभी नईम का सीजन देखना है। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि एक पीएसएल का सीजन ऐसा होगा जो नईम का सीजन होगा। जितना टैलेंट उसके अंदर मौजूद है, उसकी 2-3 बारियां लग गई ना शुरू में तो वो फ्लो पकड़ लेगा। उसके अंदर मुझे जैसन रॉय की एक झलक नजर आती है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, उसके स्टांस की बात कर रहा हूं, उसकी बैट स्विंग की बात कर रहा हूं। मतलब अगर आप गुजरते हुए एकदम देखें आपको लगेगा जैसन रॉय खेल रहा है। इतना माशाल्लाह वो खूबसूरत प्लेयर है। और अगेन जो बैट स्विंग है उसकी इनक्रेडिबल। मोहम्मद नईम मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स को रिटेन करना चाहिए। और फिर ड्राफ्ट में आपके पास मजीद प्लेयर्स आ ही जाएंगे जो पहले भी आपकी टीम में खेले हैं। तो पिशावर जलमी से मास सदाकत, अहमद दानियाल और बाबर आजम। लाहौर कलंदर से शहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ और नईम। हारिस उनकी अपनी प्रोडक्ट है, वो डंके की चोट पे कह सकते हैं ये पाकिस्तान को हमने दिया। मतलब लिटरली लाहौर कलंदर खड़े होके बदमाशी कर सकता है इस बात पे कि हारिस राउफ को हम लेके आए। अब हारिस राउफ डेथ ओवर्स में मार खाता है। मैं बहुत दफा इस पे बात कर चुका हूं। सोल्यूशन सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट है। मैं आज की वीडियो में हारिस राउफ के ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये रिटेंशन की वीडियो है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये लाजमी कन्वे करूंगा कि अगर किसी बॉलर में एक खामी है, जैसे राउफ में डेथ ओवर्स की खामी है, तो वो गंदा बॉलर नहीं हो जाता। हमें बड़ा आसान लगता है किसी प्लेयर को किसी कमी की वजह से उठा के बाहर फेंक देना, लेकिन उसके ऊपर काम करके उसको इंप्रूव करके दोबारा सिस्टम में डाल के उसके अंदर से परफॉर्मेंस निकालना यह मुश्किल है। ये ना बोर्ड करता है ना फैंस अलाउ करेंगे बोर्ड को। तो हारिस, शहीन एंड नईम मेरी 3 पिक्स हैं। 3 जो मैं प्लेयर रिटेन देखना चाहता हूं अपनी होम टीम लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तीसरी टीम ये भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहला नाम शादाब खान। उन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ है शादाब के करियर के ऊपर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी शादाब के केस में कह सकती है कि इसको हम लेके आए हैं, ये हमारा बच्चा है, ये हमारी वजह से पाकिस्तान खेल है। और इस पे हमें कोई डाउट नहीं है। शादाब एक बड़ा वैल्यूएबल क्रिकेटर है, उसकी एक वैल्यू है स्पेशली T20 में। लेकिन मेरा गिला शादाब से ये है कि मैंने बहुत दफा देखा है कि वो बैटिंग के पीछे छुपता है। जिस दिन, बल्कि बहुत ज्यादा दिन, जब उससे बॉल अच्छी नहीं हो रही थी तो वो बैटिंग के पीछे छुपता था। अच्छा, ये चीज शाहिद आफरीदी के अंदर भी आ गई थी 2011-12 वाले टाइम पे ना। लाला बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि बॉलिंग बिल्कुल ठप हो गई, बैठ गई। तो फिर उनकी तरफ से ऐसे इंटरव्यूज आते थे कि मैं तो बैटिंग के बलबूते पे खेलता हूं, जबकि सबको पता था कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उस टाइम पे वो उनकी बॉलिंग बन गई थी। और जब वो बैटिंग से करते थे वो हमारे लिए सिर्फ एक प्लस होता था। बट अगेन, अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी हो इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान के बड़े नामों में एक शाहिद अफरीदी हैं, बहुत उन्होंने नाम कमाया है और लेजेंड मैं उनको कहता हूं। अब इसमें बड़े लोगों का गिला होता है कि यार वो टुल्ला, वो फलां और टिमका, उसको आप लेजेंड कैसे कह सकते हो, फलां को लेजेंड कैसे कह सकते हो। मेरे नजदीक लेजेंड की डेफिनेशन बड़ी आसान है। एक ऐसा काम जो किसी और ने ना किया हो और वो आपने कर लिया, चाहे वो कोई भी काम है, आप उस स्पेसिफिक फील्ड में लेजेंड हो।
अब शाहिद अफरीदी ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मतलब एक टाइम पे उनके सबसे ज्यादा छक्के थे पूरी दुनिया में, एक जमाने में उनका फास्टेस्ट 100 था, और मतलब हम इंतजार ही करते थे कि ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं क्रिकेट में कि आप उनको लेजेंड कह सकते हैं। और अगर कोई पाकिस्तान में कोई लेजेंड आ जाए ना, या कोई लेजेंड बन जाए, तो हमेशा उसकी लेग पुलिंग नहीं करते, अप्रिशिएट कर लेते होते हैं। अच्छा जी। अच्छा, लाला की स्टोरी सुनाने के बाद मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाकी दो नाम डालना ही भूल गया और मैं डायरेक्ट आगे कराची किंग्स पे चला गया। तो वीडियो बनाने के बाद मुझे एडिट करते हुए ख्याल आया कि भट्टी साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाकी दो नाम किसने डालने थे? तो भाई साहब, जो दूसरा नाम था या है जो इस्लामाबाद को रिटेन करना चाहिए, नसीम शाह। मुझे लगता है कि नसीम शाह को जिस तरह इन्होंने उठाया था, ये उसको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह ILT20 में उसने इंप्रूवमेंट दिखाई, आई थिंक नसीम शाह इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है, शादाब के साथ नसीम। और तीसरा एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि इस टाइम सारी फ्रेंचाइजें दुआ कर रही होंगी कि ये रिलीज हो जाए और ये हमें मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड का कोई प्लान है उसको रिलीज करने का। द मैच विनर मोहम्मद नवाज। कौन छोड़ेगा नवाज को इस टाइम, जबकि आप नवाज की बैटिंग पे बात कर लो, बॉलिंग पे बात कर लो, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बड़ा शुगल वो लगा के रखता है, प्रॉपर करेक्टर मोहम्मद नवाज। तो यूनाइटेड की तरफ से जी शादाब खान, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज। चौथे नंबर पे कराची किंग्स। अभी वो पांचवी फ्रेंचाइज हमारी आएगी जिसका बड़ा मुश्किल है। कराची किंग्स का मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मुझे कराची किंग्स की जो पिछले 2 सालों में टीम बनी है ना, मुझे कभी भी इनकी टीम की सोल ही पसंद नहीं आई। मतलब जो इन्होंने स्पेशली कोच रखे वो वेस्ट इंडीज के, मैं अब उनका नाम लेके उनको डिग्रेड नहीं करना चाहता, बड़ी उनकी सर्विसेज हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन बड़ी मुझे अंदर की स्टोरीज पता है उनकी। आप ऐसे ऐसे कोच रख लेते हो जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है टीम की कोचिंग में, बीच रास्ते में वो आपको टांग मार के चले गए। तो आप इतने अगर डिसीजन मेकर बन गए हो तो आप देख के कोच रखो। आपके पास इतनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस मौजूद होनी थी, इवन पाकिस्तान में भी आपको अच्छा कोच आपको मिल जाना था। तो इन्होंने जिस तरह टीम बनाई थी, मुझे इनकी टीम की सोल ही पसंद नहीं आई। तो खैर, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था कराची किंग्स के 3 प्लेयर निकालना कि कौन से 3 प्लेयर रिटेन होने चाहिए। पहले नंबर पे इट हैज टू बी अब्बास अफरीदी। आई स्टिल बिलीव कि अब्बास अफरीदी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ी ज्यादती की है अभी तक, उसको खुल के वैसे चांस दिया ही नहीं। वो आता है पाकिस्तान टीम में, परफॉर्म भी कर देता है, एक आधा मैच अगर उसका बुरा चला गया उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अब्बास अफरीदी भाई साहब प्रॉपर बॉलर तो है, लेकिन वो नीचे से आके उमर गुल की तरह छक्के चौके भी लगा लेता है। तो T20 में आपको ऐसे क्रिकेटर चाहिए होते हैं जो प्रॉपर करेक्टर हों, जो कि नीचे से आके 20-25 रन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब्बास अफरीदी के साथ जो दूसरा प्लेयर मैं रिटेन करूंगा वो भी बॉलर ही है, हसन अली। हसन अली ने पिछले सीजन में बहुत वैल्यू ऐड की थी कराची किंग्स की टीम में। एक तो बॉलर तो वो अच्छे हैं, फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे चलती रहती है, और हसन अली के साथ ना बड़ी ज्यादती भी कर जाता है पाकिस्तानी फैन। एक जो आम पाकिस्तान क्रिकेट फैन की आप बात करें, उसने ना बस हसन अली को अपना दुश्मन बना लिया है। स्पेशली जब हसन अली ने कैच छोड़ा था T20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद मैंने हसन अली के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ना नेगेटिविटी देखी है। तो पता नहीं हम किसी को माफ क्यों नहीं करते। हम तवक्को ये करते हैं कि हमें माफी मिल जाए, लेकिन हम आगे से किसी को माफ नहीं करते। तो हम इतने सख्त दिल क्यों हैं? और क्रिकेटर्स हैं, मतलब एक आधा कैच अगर छूट गया है तो उसकी बेस के ऊपर उसकी आने वाली सारी जिंदगी में आप उसको ताने दें या उसके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन बना लें, दिस इज वेरी रॉन्ग। और हसन ने जितनी अपनी फिटनेस इंप्रूव की है, इनक्रेडिबल, बहुत जबरदस्त उसकी फिटनेस है। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हसन अली पे पाकिस्तान की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह करे वो पाकिस्तान टीम की व्हाइट बॉल में भी कम बैक करें और पाकिस्तान को सर्व करें। ही इज ए वेरी गुड क्रिकेटर। तीसरे नंबर पे इरफान खान नियाजी। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था ये मेरे लिए। एक तो आपके एमर्जिंग एशिया कप के विनिंग कप्तान भी हैं, और अगर खैर इरफान खान नियाजी ने वो एमर्जिंग एशिया कप ना भी जीता होता तो फिर भी वो कराची किंग्स की टीम में रिटेन होना बनते थे। पिछली दफा उन्होंने कराची किंग्स को बल्कि मैच भी जितवाया। और इरफान खान नियाजी जिस तरह का फील्डर है, आपको पूरे पाकिस्तान में इरफान खान नियाजी जैसा फील्डर नहीं मिलेगा। और अगेन
हमें जब कोई क्रिकेटर मिल जाता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो हम उसके साथ कंफ्यूजन शुरू कर देते हैं, उसके करियर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अभी देखो ना, T20 वर्ल्ड कप से पहले हमें इरफान खान नियाजी दिखाया गया, फिर हमें पता था एक अब्दुल समद भी है। अब T20 वर्ल्ड कप आ गया है, ना आपकी टीम में इरफान खान नियाजी है और ना अब्दुल समद होगा। तो जिनका आपस में थोड़ा बहुत मुकाबला था, दोनों ही बाहर है। तो आगा जी हमने बनाया गया, फिर प्लेयर नहीं हम बना पाते। अच्छा, अगर कराची किंग्स के मैंने 4 प्लेयर रिटेन करने होते ना, तो चौथा क्रिकेटर जो मैं रिटेन करता वो साद बेग करता। विकेट कीपर, 18 साल उम्र है, और अगेन आपको एज ए कंट्री विकेट कीपर्स चाहिए। आपके पास जो भी कौमी टीम में भी विकेट कीपर आके खेले हैं, वो अपनी बैटिंग की वजह से खेले हैं। ये अलमिया है, ये सोचने की बात है, ये टेंशन की बात है कि हमारे विकेट कीपर जो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, वो अपनी बैटिंग की वजह से आ रहे हैं। मतलब इस टाइम पूरे पाकिस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा विकेट कीपर है, मैं सिर्फ विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूं, वो मोहम्मद रिजवान है। लेकिन उसकी T20 क्रिकेट अपनी पीक की वो खेल चुका है, अब तो वो पाकिस्तान की T20 टीम में आना डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन विकेट कीपिंग आपको आज भी मोहम्मद रिजवान के लेवल की पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। लेकिन क्या हम उस तरह का कीपर बनाना चाह रहे हैं, यह सवाल है। रुहेल नजीर को आप देख लें, अगर मैं टेस्ट की बात करूं, आप उसको 2021 से ट्रेवल करवा रहे हो पाकिस्तान टीम में, वो आज तक पाकिस्तान से डेब्यू नहीं कर पाया। तो आपके पास लड़के तो हैं, लेकिन उन लड़कों को ठीक फॉर्मेट में डाल के उनके अंदर से काम निकलवाना, उनको प्रेशर सिचुएशन में खिलाना, उनको वो प्रेशर फील करवाना, ये आर्ट है, और उसमें हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, जो हमारी 5वीं टीम है, बिलीव मी, अगर आप ईमानदारी से पिछली PSL के सारे स्क्वाड देखें, तो सबसे जो वैल्यू ऐड करने वाले क्रिकेटर्स थे ना, वो इस फ्रेंचाइज के पास थे। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा मुश्किल इनको होगी प्लेयर रिटेन करने में। कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोयटा भाई साहब बहुत बुरी फंसी हुई है। कोयटा के पास उस्मान तारिक भी है, कोयटा के पास मोहम्मद आमिर भी है, कोयटा के पास अबरार अहमद भी है, कोयटा के पास राणा फहीम अशरफ भी है, कोयटा के पास हसीबुल्ला भी है, कोयटा के पास ख्वाजा नाफे भी है, कोयटा के पास हसन नवाज भी है, और उनके कप्तान साउद शकील, जिनको क्रेडिट जाता है इस चीज का कि हसन नवाज नीचे भी बैटिंग कर सकता है। यार कसम है, कोयटा को बहुत मुश्किल होने वाली है 3 प्लेयर रिटेन करने में, और इस पे कभी भी आप और मैं सेम पेज पे नहीं हो सकते, क्योंकि ये इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया है कोयटा की टीम में। इनमें अगर आप सिर्फ 3 को रिटेन करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि जिनको मैंने रिटेन नहीं किया वो बुरे क्रिकेटर हैं। ये सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ 3 कर सकते हो, तो मैं बड़ा सोच समझ के आपको इनमें से सिर्फ 3 क्रिकेटर बताऊंगा। और आई एम श्योर अभी तक बड़े कमेंट आ गए होंगे कि PSL की टीमों को कौन कौन से प्लेयर रिटेन करने चाहिए। कोयटा का भी मजा आएगा हमें सिलेक्ट करने में। अच्छा, मोहम्मद आमिर के आई एम श्योर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैंस हैं, और मोहम्मद आमिर की क्रिकेट कितनी रह गई है और उनकी फिटनेस कैसी है, इस पे कोयटा को बहुत सोचना है। लेकिन अगर मोहम्मद आमिर फिट है और अगर उसकी बॉडी उसका साथ दे रही है और वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर आंखें बंद करके मोहम्मद आमिर को पिक कर लेगी। लेकिन क्या मोहम्मद आमिर मेरी रिटेंशन लिस्ट में है? इसका जवाब है नहीं। आई एम सॉरी आमिर फैंस, बट फ्यूचर को देखते हुए मेरे पास कुछ बहुत तगड़ी ऑप्शन है जो मैंने कोयटा के लिए सिलेक्ट की हुई हैं। नंबर 1, इट हैज टू बी ख्वाजा नाफे। और जहां मैंने ख्वाजा नाफे का नाम लिया है, मैं ख्वाजा नाफे के बिल्कुल साथ हसन नवाज को भी रखना चाहता हूं। तो ख्वाजा नाफे एंड हसन नवाज दोनों पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं। यू नेवर नो, कल को ये पाकिस्तान की T20 टीम के परमानेंट मेंबर हो, और अगर आपकी फ्रेंचाइज में 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के परमानेंट मेंबर हैं, और नाफे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का कीपर बन जाए, तो मैं कहता हूं इससे ज्यादा किसी फ्रेंचाइज को क्या चाहिए कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वाले प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। तो ख्वाजा नाफे एंड हसन नवाज। अच्छा, तीसरा प्लेयर ऑटोमेटिक चॉइस बन जाता है साउद शकील। हालांकि मैं साउद को इस लिस्ट में रखना नहीं चाहता, क्योंकि साउद मुझे T20 में
मुझे समझ नहीं आता साउथ T20 में, लेकिन अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट देखें ना, कोयटा ग्लैडिएटर है घर की टीम, सीधी सी बात है। उनके जो ऑनर हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो ऑपरेशंस के चलाने वाले हैं, उनके जो मीडिया मैनेजर हैं, ओवरऑल अगर आप कोयटा का पूरा सिस्टम देखोगे ना, वो रिश्तेदारों की टीम है, वो दोस्तों की टीम है, वो आपस में उन्होंने आपस में अपनी टीम बनाई हुई है। तो वो जिस प्लेयर को एक दफा अपने पास ले आए ना, जिसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करें, फिर वो सारी जिंदगी के लिए उसको साथ लेके चलते हैं। ये उनका माइंडसेट है। और साउथ के ऊपर नदीम उमर जो कि इनके ऑनर हैं, साउथ के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो साउथ को छोड़ेंगे। लेकिन अगर भाई साहब साउथ को ना ये रिटेन करें, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो करेंगे, तो मैं इसमें राणा फहीम अशरफ वर्सेस अबरार, मैं यहां पे फंसा होता। हालांकि उस्मान तारिक के ऊपर भी T20 में हर फ्रेंचाइज उनको लेना चाहेगी। अच्छा क्रिकेटर है, वो भी अच्छा बॉलर है, उसका भी एक एक एक्स फैक्टर है जो वो रुक के बॉल करवाता है। तो कोयटा में आप किसको छोड़ेंगे, किसको लेंगे? कोयटा की टीम में भाई साहब हसन नवाज, ख्वाजा नाफे। तीसरा अगर साउथ को ये ना लें तो मेरे ख्याल से मैं तीसरा सिलेक्ट करूंगा अबरार को। और वैसे तो मैं फहीम को भी करना चाहता हूं। मतलब बहुत कंफ्यूजन है। कोयटा के पास इतनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं, बड़ा मजा आएगा देखने में कि ये किस किस को रिटेन करते हैं। अच्छा, जो आखिरी फ्रेंचाइज है वो है मुल्तान सुल्तान्स। और मुल्तान सुल्तान्स, क्या इस PSL में उनका नाम मुल्तान सुल्तान्स ही होगा? शायद नहीं। मुल्तान के आगे वाला नाम चेंज होगा? वी डोंट नो। क्या मुल्तान का नाम ही चेंज हो जाएगा? ये भी हमें नहीं पता। लेकिन इस फ्रेंचाइज को 90% चांसेस, फिलहाल आज 15 जनवरी है, यही चांसेस हैं कि इसको पाकिस्तान सुपर लीग वाले ही चलाएंगे। 30 जनवरी को आपका ड्राफ्ट / ऑक्शन हो जाएगा। फिर फरवरी के पहले हफ्ते में कहीं पे जाके ऑनर आएगा और उसको बनी बनाई टीम मिल जाएगी। दिस इज सो ऑकवर्ड। एक बंदा 180 या 200 करोड़ के दरमियान कोई पेमेंट देगा और उसको टीम ही सिलेक्ट करने का राइट नहीं होगा। वो कल भी मैंने ये बात कही थी ना, जब उसका हनीमून टाइम पीरियड खत्म होगा तो वो कहेगा यार ये क्या टीम बना के आपने मुझे दे दी है। खैर, तो रिटेन तो हमने करने हैं, ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। जो 3 प्लेयर हमने मुल्तान सुल्तान्स के रिटेन किए हैं, पहले नंबर पे भाई साहब, इसको आप मुल्तान सुल्तान्स का लेजेंड भी कह लें। मतलब जब ये मुल्तान की जर्सी पहन लेता है ना, तो ही इज ए डिफरेंट बीस्ट। उस्मान खान। उस्मान खान भाई साहब मुल्तान सुल्तान से रिटेन होना डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान टीम में जब वो आ जाते हैं तो हमारी ओपिनियन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्तान की तरफ से उस्मान खान ने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं और एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है जब वो मुल्तान की जर्सी अगेन पहनते हैं। उस्मान खान मेरा पहला नाम है। दूसरा नाम भाई साहब उसामा मीर, लेग स्पिनर। जितना तजर्बा इनके पास पाकिस्तान के पिचेस पे खेलने का है, मुझे लगता है कि इनके 4 ओवर बड़े क्रूशल हो सकते हैं अगर कप्तान इनको तरीके से इस्तेमाल करे। एंड उसामा मीर इज ए वेरी स्मार्ट बॉलर, उनको विकेटें निकालनी आती हैं, प्रॉपर अग्रेशन है, छक्के छुक्के भी नीचे से लगा लेते हैं। तो अगर कोई कैमियो आपने खेलना है तो उसामा मीर मेरा ख्याल है नीचे से वो कैमियो खेल सकते हैं। तीसरा और आखिरी नाम जो मुल्तान सुल्तान्स को रिटेन करना चाहिए, इट हैज टू बी तैयब ताहिर। आपकी डोमेस्टिक का इतना तजर्बा है तैयब ताहिर को, पाकिस्तान के कौन से ग्राउंड की कौन सी पिच पे कैसी बैटिंग होनी चाहिए, या आपको तैयब ताहिर बता सकता है या आपको कामरान गुलाम बता सकता है। इनको डोमेस्टिक का पता है, ये डोमेस्टिक खेले में है। हालांकि कामरान गुलाम भी मुल्तान सुल्तान्स में ही है, लेकिन जो मेरी पिक है वो तैयब ताहिर है। तो तैयब ताहिर मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान्स के लिए काफी हैंडी हो सकते हैं। अगर आप इनको खुल के इनके नंबर में बैटिंग करवाएं ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये टॉप 3 में लाजमी फिनिश कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली तैयब ताहिर, पाकिस्तान की टीम की बात कर रहा हूं, जब तैयब ताहिर आए, अगर इनको कंसिस्टेंसी के साथ मौके मिले होते और इनके नंबर पे ठीक मौके मिले होते, तो जितनी मेहनत ये नीचे करके ऊपर आए थे ना, पाकिस्तान टीम को मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा अच्छा बल्लेबाज मिल सकता था। अभी भी टाइम है, अभी भी आप उसको कैश कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक दफा जब आप किसी की गलती आइडेंटिफाई कर लें तो उसको ठीक करने की बजाय आप उसको टीम से बाहर निकाल देते हैं। या कोई बच्चा आ जाए, आप उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाते, अगर वो गलत नंबर पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो आप उसको भी साइड पे कर देते हैं और खुद आप
गलत नंबरों पे बैटिंग कर करके लेजेंड बन गए होते हैं यहाँ पे। मोहम्मद रिजवान, काफी लोगों ने सोचा होगा कि मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान को मैंने क्यों नहीं रखा। T20 में उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है यार, अब की बात कर रहा हूँ, T20 में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। रिजवान बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, रिजवान के भी बहुत ज्यादा फैंस हैं, और रिजवान मुझे लगता है मेरी रिटेन में तो नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर ड्राफ्ट में या ऑक्शन में दोबारा इनको मुल्तान ही पिक कर ले, लेकिन वो मेरी टॉप 3 में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भाई साहब हमारी रिटेंशन लिस्ट है। आपके वो रिटेन्ड प्लेयर कौन से हैं हर फ्रेंचाइज के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हो। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।